नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूं आप लोगों का जीएस के इस प्रैक्टिस सेशन में। हमारा एक क्लास हो चुका है, आज दूसरा क्लास है इस प्रैक्टिस का। पहला क्लास हमने भारतीय संविधान के विकास के इतिहास पर प्रश्न लिए थे। आज हमारे प्रश्न भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर है। जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आप लोग इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग सॉल्व भी कीजिएगा और समझिएगा कि इनसे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें भी आपको मिलेंगी। बहुत लाभ देगा एग्जाम में, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और आपको विधिवत सारे क्लासेज आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलते जाएंगे, तो आप जुड़े रहिएगा और देखिएगा। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और स्वतंत्रता के बाद के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मैं थोड़ा सा छूट गया है ये। स्वतंत्रता के और स्वतंत्रता पश्चात प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो वारेन हेस्टिंग्स तो प्रथम गवर्नर जनरल है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल है। बेंटिंग जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। लेकिन इसका उत्तर होगा सी लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जब स्वतंत्र हो गया तो चूंकि ये लास्ट वायसराय थे तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, जैसा कि हमने बताया, रेगुलेटिंग एक्ट आया था और वारेन हेस्टिंग्स बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। और इसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को शामिल कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने? ऑप्शन ए 1770, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1775, ऑप्शन डी 1780। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1773। इसी समय क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जैसा कि हमने पहले प्रश्न में ही देखा था कि स्वतंत्रता के पूर्व अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 से 1785 तक। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? ये बने थे आपके वारेन हेस्टिंग्स। इससे पहले गवर्नर जनरल का पद नहीं था, बल्कि गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल नहीं होते थे। अगला प्रश्न है, 1793 में क्या स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था? इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी सर जॉन मैकफेरसन, ऑप्शन सी सर जॉन सोर्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो वारेन हेस्टिंग्स तो आपको पता ही है 73 में थे। ये ऑप्शन डी आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया? ऑप्शन ए 1793, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1723, ऑप्शन डी 1800
तो 1757 आप जानते हैं क्रांति का समय था। इस समय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और 1723 में भी नहीं था, 73 में तो गवर्नर जनरल बनना ही शुरू हुए थे, 1805 भी नहीं है। ये उत्तर है 1793। अगला, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? तो बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 1905 में। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। आपका उत्तर बी है, लॉर्ड कर्जन। इस समय कर्जन थे और 1905 में बंगाल विभाजन होता है। और आप ध्यान दीजिएगा, ये बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस पर शासन करने में समस्या है, इसलिए वहां विभाजन करके उसको 2 राज्य में बांटेंगे तो ठीक से काम हो पाएगा। तो आज का जो बांग्लादेश है, जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था, और जो अभी बंगाल है, जिसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है, ये दोनों क्षेत्रों को तोड़ा गया था। और बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और जो बंगाल था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, और इन्हें अलग किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम में फूट डाली जा सके। और इसका परिणाम आप बहुत शीघ्र देखेंगे। कर्जन ने कई सारी बैठक बांग्लादेश में जाके की और तुरंत 1905 में विभाजन होता है और 1906 में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में ढाका में क्या हो जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थ कुक, ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबोरो, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो इसका उत्तर है लॉर्ड मेयो। इसकी मृत्यु भारत में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए जॉन मैकफरसन, ऑप्शन बी जॉन शोर, ऑप्शन सी ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी वारेन हेस्टिंग। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका उत्तर हो जाएगा। ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये किसके मध्य हुआ था? ये टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र है, सुल्तान वर्सेस अंग्रेज, और अंग्रेजों के मध्य। और इसी के बाद होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती। इस संधि से इस युद्ध का विराम होता है, लेकिन उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान मारा जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान दिया है, मैं मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। ये कब समाप्त हुआ?
तो ऑप्शन ए 1792, ऑप्शन बी 1811, ऑप्शन सी 1818 और ऑप्शन डी 1806। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1818। अगला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? एंग्लो बर्मी युद्ध, इसी को एंग्लो बर्मा युद्ध भी कहते हैं। ऑप्शन ए पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी यंडावो, या इसी को कहते हैं यांडूब की संधि, यांडूब की संधि। और यही इसका सही उत्तर है, यांडूब की संधि। अगला है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाया था? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। सबको पता है लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी और इसी का परिणाम जाके होता है बाद में क्या? 1857 की क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नहीं हुई थी? मैं पूछ रहा है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में क्या नहीं हुई थी? क्या नहीं हुआ था? व्यवगत के सिद्धांत की स्थापना हुई थी, पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित होना, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि सहायक संधि की प्रणाली वेलेजली की थी। किसके समय थी? वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की थी। अगला है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के द्वारा हुआ? बजट व्यवस्था, तो ये ऑप्शन ए सही है, कैनिंग के समय। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने के लिए जो निर्णय लिया गया, ये भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लिया गया था, उनके समय में लिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को माना जाता है। मैकाले का मिनट करके एक पत्र है, वो जो अंग्रेजी की शिक्षा को लाया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को ही माध्यम शिक्षा का बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? इसका भी ऑप्शन मैकाले हो जाएगा। अगला प्रश्न, यांडूब की संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? अभी हमने बताया यांडूब की संधि किसके लिए हुई थी? आंग्ल बर्मा युद्ध के लिए। तो इसमें आप लॉजिक भी लगाइएगा कि बर्मा कहाँ है भारत में, सॉरी भारत के पास बर्मा किस क्षेत्र में है? ये कश्मीर मान लीजिए, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, टेम्परेरी बना रही हूँ। तो बर्मा का क्षेत्र किधर आता है? इधर आता है, ठीक है। म्यांमार जो है इस एरिया में है। तो म्यांमार बर्मा युद्ध का मतलब क्या हुआ? बर्मा युद्ध का मतलब क्या हुआ? म्यांमार के साथ युद्ध, जो आज म्यांमार और बर्मा था। तो उसके पास में कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? असम पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर तो नॉर्थ में है, उड़ीसा भी पूरब में है पर म्यांमार की तरफ नहीं है, लद्दाख भी ऊपर है नॉर्थ में। तो असम का क्षेत्र इसमें शामिल था इस संधि में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये अभी हमने पहले भी बताया, मैकाले का मिनट, ठीक है। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था
कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। लिनलिथगो कमीशन, रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार, वुड का नीति पत्र, या इसी को कहा जाता है वुड डिस्पैच, या इरविन रिपोर्ट। तो इसका उत्तर है वुड डिस्पैच। इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न है 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त किया? सती प्रथा के लिए सबसे ज्यादा जो समाज में प्रयासरत थे सती प्रथा बंद कराने के लिए, उनका नाम है राजा राममोहन राय। उनकी बचपन में उनकी भाभी को सती जबरदस्ती करवा दिया गया था और उससे उन्हें इतना दुख हुआ था कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि सती प्रथा किसी भी तरह बंद हो जाए, और उन्हीं के प्रयासों का कहीं ना कहीं ये फल था कि सती प्रथा का अंत हुआ। और ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेजली। उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उस लॉर्ड विलियम बेंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, इसके बारे में पढ़िएगा डिटेल से। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई? तो ये अभी हमने तुरंत किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस वायसराय को भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी प्रेस अधिनियम लागू करने के लिए जाना जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अखबारों में और प्रेस पे जो प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था, खासतौर से भारतीयों के लिए था। कि कब लाया गया? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड लिटन। तो ये आया था लॉर्ड लिटन के समय में, और रिपन के समय में ये समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? ठगी प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का किसने किया था? बेंटिंग ने। ठगी प्रथा का भी किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है। 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया? दरबार का आयोजन 2 बार होता, 2-3 बार हुआ है। एक बार 11 में हुआ है जब कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड रिपन। इसका उत्तर है लॉर्ड लिटन। के समय में दिल्ली में दरबार हुआ 1877 में, जिसमें विक्टोरिया को महारानी घोषित किया। निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो समय देख लीजिए 1904। 1904 में कौन है? लॉर्ड कर्जन है, क्योंकि यही 1905 में क्या कराएंगे? बंगाल विभाजन। क्या कराएंगे? ये कराएंगे आपका बंगाल विभाजन। अगला, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? एक विधेयक आया था जिसमें ये कहा गया कि भारत के जो न्यायाधीश हैं, जो भारतीय न्यायाधीश हैं, वो यूरोपीय जो अंग्रेज हैं उन पर भी मुकदमा चला सकते थे, लेकिन इसका विरोध अंग्रेजों ने किया और ये सफल नहीं हुआ। और ये कौन था? ऑप्शन ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन बी इल्बर्ट बिल, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1958। ये तो हो ही नहीं सकता, ये स्वतंत्रता के बाद हो गया। डी छाप अधिनियम, और इसका उत्तर है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल में ये बात कही गई थी, जो अंग्रेज कैसे स्वीकार कर सकते थे। किस वायसराय के शासन काल के दौरान दांडी मार्च हुआ, या इसी को दांडी यात्रा या दांडी मार्च बोलते हैं, इसी को नमक यात्रा भी बोलते हैं, क्योंकि ये यात्रा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी।
ऑप्शन ए है लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड मेटकॉफ। क्योंकि ये दांडी यात्रा 1930 में हुई थी और इस समय लॉर्ड इरविन थे, तो सही उत्तर लॉर्ड इरविन हो जाएगा। और लॉर्ड इरविन से गांधी जी की वार्ता भी होती है, जिसे इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद ही गोलमेज सम्मेलन होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? सेना को आदेश दिया गया था कि बंगाल में जो गरीब जनता है उनको 1943 में राशन सामग्री बांटने का आदेश दिया था। और किस गवर्नर जनरल ने दिया था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो ने। आप इसकी तस्वीर देखिएगा नेट पे इस अकाल की, तो आपको एकदम कंकाल की तरह से एक बच्चा और एक उसके बगल में बैठा हुआ एक कुत्ता दिखेगा। ये तस्वीर बहुत प्रचलित है, उसको देख के तरस आता है। अगला प्रश्न, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो ये 1911 में बनी थी। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें अंग्रेज के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। और ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। अगला प्रश्न है, रेले आयोग 1902 को रिक्त स्थान दिया है करने के लिए नियुक्त किया गया था, यानी कि रेले आयोग किस चीज के लिए नियुक्त किया गया था? इसमें एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि रेले आयोग कब आया, यानी कि 1902 में। ये भी आपको ध्यान रखना है किस चीज के लिए आया था। ऑप्शन ए पुलिस व्यवस्था, ऑप्शन बी न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन सी प्रारूप प्रबंधन और ऑप्शन डी शिक्षा व्यवस्था। इसका उत्तर हो जाएगा ये शिक्षा आयोग था, शिक्षा के लिए आया था रेले आयोग। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।